आजकल बच्चों में बहुत हाइपर एक्टिविटी है, बहुत हाइपर एक्टिव है। या तो वो खाने की का भी रीजन हो सकता है, जो एक रीजन मैंने सुना है कि आजकल जंक फूड का कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो गया है, प्लस स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा देखने लग गए हैं, तो उसकी वजह से बच्चों में हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा देखी जा रही है आजकल। तो ऐसा कौन सा लेटर है या कौन से लेटर्स है, कैसे उस हैंडराइटिंग को हम चेंज कर सकते हैं कि वो बच्चा स्टेबल हो जाए? सबसे बड़ी चीज मुझे समझ में आई, देयर इज नो गुड हैंड राइटिंग और बैड हैंड राइटिंग और ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग. देयर इज ओनली टू थिंग्स, आइदर हैंड राइटिंग इज लेजिबल और इलेजिबल. ऑलमोस्ट 1 year आई एम राइटिंग ग्राफोथेरेपी. मेरा HbA1c जो 7 से ऊपर चला गया था हैज कम डाउन टू 5.6. वाओ। दूसरा, द एंजाइटी, द स्ट्रेस लेवल जो बढ़ा हुआ था वो कम हो गया. I have reduced my weight almost 20 kgs. I was 15 kg overweight. Now I am reduced my weight to 20 kgs. हमें लगता है हम हाथ से लिख रहे हैं, कई लोग अपने लातों से मुंह से भी लिखते हैं. सो ये नहीं है कि हाथ से ही लिख रहे हैं. जब हम हाथ से लिख रहे हैं, एक्चुअली हमारा दिमाग मेकिंग अस राइट. पेरेंट्स, क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी हैंडराइटिंग हैबिट आपके चाइल्ड को लर्निंग स्पीड को डबल कर सकती है? और सबसे बड़ी बात, फोकस कम होना, स्लो लर्निंग या लो कॉन्फिडेंस, इन सब का जवाब उनके हैंडराइटिंग स्ट्रोक्स में छुपा होता है. यस, हैंडराइटिंग इज नॉट जस्ट राइटिंग, इट्स ब्रेन वायरिंग. आज का एपिसोड आपको ये समझा देगा कि एक पेन और पेपर कैसे आपका बच्चे का पूरा फ्यूचर शेप कर सकता है. नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ब्लॉसम एवरीडे, जहां हम लेकर आते हैं इंस्पायरिंग माइंड्स फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ टू हेल्प यू लर्न, ग्रो एंड अपग्रेड एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ. और आज हमारे साथ हैं जगप्रीत सिंह, हैंडराइटिंग एनालिस्ट, ग्राफोथेरेपिस्ट और माइंड कोच, जो हैंडराइटिंग के थ्रू बच्चों की फोकस पावर, लर्निंग स्किल्स और कॉन्फिडेंस को डीपली ट्रांसफॉर्म करते हैं. He has helped many children rewire their subconscious mind using simple yet powerful techniques like graphotherapy, gratitude practices, NLP, and subconscious rewiring. So, let's welcome Jagpreet Singh. Jagpreet ji, welcome to Blossom Everyday podcast, and I'm really excited because आज हम handwriting development for kids का वो साइड एक्सप्लोर करने वाले हैं जो शायद पेरेंट्स ने कभी सोचा भी नहीं होगा. अभी जब मैंने रिसर्च भी किया ना, आई फाउंड सो मच डेटा फ्रॉम ग्राफोथेरेपी, लेकिन कहीं पर भी बच्चों के रिलेटेड कहीं पर कोई बात नहीं हुई थी. थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी हियर. एंड या, दैट्स ट्रू कि बच्चों के बारे में बहुत कम बात हुई है, जबकि शुरुआत बच्चों से ही होती है. हर चीज बच्चे से ही शुरुआत होती है. और हम लोग जो अभी तक अब आके अपने आप को ठीक कर रहे हैं ग्राफोथेरेपी, अगर ये हम बचपन से अपने आप को ठीक कर लेते तो बहुत से चीजें जो अब है हमारे, अब हम लोग फेस करते हैं इश्यूज, वो नहीं होती. करेक्ट. सो व्हाट डू Yeah. यू थिंक, ऐसी क्या चीजें थी जो बचपन में अगर आप करेक्ट कर लेते तो शायद आज आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होती? ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी आपको? फॉर मी क्या हुआ, एट द 4th स्टैंडर्ड में मेरा सर्जरी हुआ सिर का. उसके बाद मेरी हैंडराइटिंग एकदम खराब हो गई. मुझे समझ में नहीं आया कि सडनली मेरी हैंडराइटिंग क्यों खराब हुई. देन आफ्टर आई गॉट इनटू द कम्युनिटी ऑफ इमरान बेग सर, आई अंडरस्टूड दैट इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सिंस हैंडराइटिंग इज माइंड राइटिंग. सो इसलिए हमारा दिमाग से हम जो लिखते हैं, अगर दिमाग में कुछ प्रॉब्लम आती है थोड़ा बहुत, तो वो आपके हैंडराइटिंग में दिखती है. सो व्हेन आई हैड अ सर्जरी इन माय माइंड, जब हुआ था, ब्रेन सर्जरी हुई थी बिकॉज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, सो उसका इफेक्ट मेरी हैंडराइटिंग में दिखा. वो धीरे धीरे उसका बहुत से इफेक्ट दिखने लगे. मेरी हैंडराइटिंग पुअर हुई तो मेरा कंसंट्रेशन लेवल भी बिगड़ा. अर्लियर वही कंसंट्रेशन लेवल क्या था, थोड़ा सा सीखने, थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, आई कुड लर्न मोर थिंग्स. बाद में what happened is I had to put in more efforts to get to the extent जहां मैं पहुंच नहीं पाया. सिमिलरली अगर सिंपल चीजों में बताऊं तो मुझे सिर्फ 1 घंटा पढ़ने से आई वुड हैव गॉट इजिली रैंकिंग में आ जाता था. बट सेम थिंग आफ्टर 5th स्टैंडर्ड, बिकॉज ऑफ हेड इंजरी एंड दैट,
3 घंटे एक्स्ट्रा लगाने के बाद आई यूज टू गेट के 90% फिर आ पाते थे। एंड माई हैंड राइटिंग हैड बिकम सो वर्स्ट। पूरी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ एक ही था। यह पढ़ने में अच्छा है, ही इज वेरी गुड एट स्टडीज, बट जब तक वो लिखेगा नहीं सही से, हाउ विल वी रीड हिज आंसर्स? राइट। इससे ये कुछ भी क्वेश्चंस पूछ लो, एकदम बोल देता है, सब कर देता है। बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, हम पढ़ पाएंगे तभी बता पाएंगे। और ये हमेशा अगर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, ये हमेशा डिस्कशन रहता है। टीचर कहती है, आई नो योर स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, ही इज डूइंग वेरी वेल। जब तक ही डजंट राइट इट ऑन पेपर, मैं मार्क्स कैसे दूंगी? पेरेंट्स कहते हैं उससे कुछ भी पूछ लो, वो अभी बता देगा। लेकिन बताने में और लिखने में वो करेक्ट लिखने में, लेजिबल राइटिंग में, वो डिफरेंस कितना मैटर करता है बताता हूं। इमेजिन यू हैव अ स्टूडेंट हु मिस्ड डिस्टिंक्शन बाय 5 मार्क्स। 5 मार्क्स कहाँ कटे गए? उसने लिखा सही था, लिखा सब कुछ सही था, ठीक था, बट द प्रॉब्लम वाज जो उसने लिखा था वो पढ़ नहीं पाया, तो मार्क्स कट गए। वही 5 मार्क्स बिटवीन 84%, 84.5% एंड 85% का डिफरेंस वो करता है। एंड दैट इज अ ह्यूज डिफरेंस। एब्सोल्युटली। आज के टाइम में तो बहुत मैटर करता है, मतलब इतना कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है आजकल। आई थिंक एक एक मार्क मैटर करता है वहां पर। तो सी दैट 1-2 मार्क्स आपकी हैंड राइटिंग डाल सकती है। ये तो हुआ कि एकेडमिक्स में आप कैसे यू कैन गेट मोर बेनिफिट। बट वैसे भी अगर आपकी हैंड राइटिंग पुअर है, हैंड राइटिंग इलेजिबल है, तो उसका मेन आपके दिमाग से कनेक्शन है। अगर आपकी हैंड राइटिंग इलेजिबल है तो वो दिखाती है कि आपका कंसंट्रेशन कम है, आपका फोकस कम है, आपका क्या कहते हैं, ये जो फोकस इज वेरिंग, यू आर नॉट फोकसिंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो वो दिखाता है कि आपके माइंड में कुछ प्रॉब्लम है। ओके, सो एक बात बताइए, जो लोग पहली बार ग्राफोथेरेपी के बारे में सुन रहे हैं, जिनको ज्यादा इसके बारे में पता नहीं है, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट? हाउ इज माइंड कनेक्टेड टू योर हैंड राइटिंग? और एक हैंड राइटिंग चेंज करके इतना ज्यादा चेंज कैसे आ जाता है? तो मैं उसको सिंपल वे में बताता हूं। अब हैंड राइटिंग सबको लगता है कि पेपर के ऊपर पेन रखा और लिखने लग गया, वो हैंड राइटिंग है। वो सिर्फ पार्ट करेक्ट है। अब बताओ, हमारा दिमाग जो है पूरे बॉडी में कहीं भी कुछ भी हो तो पता चल जाता है। अगर एक पिन प्रिक हुई तो आपका रिएक्शन क्या होता है? दूसरा हाथ जाके वहां मलने लग जाता है। तो राइट। ये तो कहाँ से है? पूरा न्यूरॉन नर्व सिस्टम जाता है, ब्रेन को बताता है, और ब्रेन बेसिकली माइंड फिर रिएक्ट करता है, ब्रेन को बोलता है कि उस जगह दूसरे हाथ को लेके जाओ, रब करो। ये फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में होता है। बट यही सेम चीज हैंड राइटिंग में भी है। हमें लगता है हम हाथ से लिख रहे हैं, कई लोग अपने लातों से, मुंह से भी लिखते हैं। सो ये नहीं है कि हाथ से ही लिख रहे हैं। जब हम हाथ से लिख रहे हैं, एक्चुअली हमारा दिमाग, माइंड इज बेसिकली मेकिंग अस राइट। हर काम जो करते हैं हम अपने दिमाग से करते हैं, माइंड से करते हैं। सो माइंड बोलता है लिखने को, माइंड बोलता है हाथ उठाने को। अगर सिंपल एग्जांपल है, अगर कोई बोले रेज योर लेफ्ट हैंड, तो पीपल हाउ विल दे रेज देयर लेफ्ट हैंड? इज बिकॉज दे आर एबल टू, आपका इट्स गोइंग, प्रोसेसिंग जा रहा है आपके, यू हियर दैट गोज टू योर माइंड एंड फ्रॉम देयर you take action and you raise your left hand. Same thing happens in handwriting. जब भी आप लिखने जा रहे हो, हैंडराइटिंग क्या है? आपको सोच के लिखना है, तो वो सोच के जो लिखते हैं वो है हैंडराइटिंग। और दूसरा, माइंड को आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, आप कैसे सोचते हो, आपका एरियाज कौन से इंप्रूव करने हैं, आपको उसको डिटेलली पता है। उसको बेसिकली वो आपका क्या कहता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो उसको हर चीज का पता है कि क्या सही जा रहा है, क्या गलत जा रहा है, कहाँ आपको चाहिए। तो बेसिकली हैंड राइटिंग के थ्रू वो
आपको बताता है। दैट्स अ वे ऑफ माइंड टॉकिंग टू यू इन टर्म्स ऑफ राइटिंग कि ये प्रॉब्लम है। सो इन जनरल अगर बोला जाए तो कोई बीमारी जो आ रही है, 4 साल आगे आने वाली बीमारी भी हैंडराइटिंग में दिख जाती है। ओह वाओ, दैट्स सो अमेजिंग। वही होता है। फॉर एग्जाम्पल अल्जाइमर्स जिनको है, अल्जाइमर्स आते हैं, या जिनको भूलने की बीमारी शुरू हो जाती है, उनका देखा गया है रिसर्च में 5 साल पहले उनके लिखने में दे स्टार्ट फॉरगेटिंग वर्ड्स। मतलब इंग्लिश उनकी टॉप की होती है, बट दे स्टार्ट फॉरगेटिंग टू राइट प्रिपोजिशंस इन द, वो वर्ड्स खा जाते हैं ओह, लिखने में, ओके, दैट्स लेटर्स खा इंटरेस्टिंग। जाते हैं लिखने वक्त। और वही है, basically that is how your mind is communicating to you that you have a problem. It's not only in Alzheimer's or thing, even हम लोग अपना हैंडराइटिंग से अपना ब्लड में ब्लड प्रेशर अगर वेरी कर रहा है, ब्लड प्रेशर में इश्यूज है, हार्ट में प्रॉब्लम्स है, वी गेट टू नो कि देयर सम इश्यू विथ योर हार्ट और देयर सम इश्यू विथ योर ब्लड। दैट ऑल्सो वी गेट टू नो फ्रॉम द हैंडराइटिंग। सो हैंडराइटिंग अभी बहुत लोगों ने जाना नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा मोडालिटी है जिससे वी कैन गेट टू नो मोर अबाउट इट। दैट वाज अबाउट हैंडराइटिंग। अब ग्राफोथेरेपी क्या है? ग्राफोथेरेपी क्या है? जैसे हैंडराइटिंग हमारे दिमाग से आ रही है, हम अब क्या कर रहे हैं, स्ट्रोक्स के थ्रू अपने दिमाग को रिवायर कर रहे हैं कि अब हम ऐसे लिखेंगे कि हमारा दिमाग रिवायर हो जाए। ओके, सो दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ रिवायरिंग आवर माइंड। और आपको करना भी कुछ नहीं है, एवरीडे 10 मिनट्स निकालो, लिखो। दैट्स वो इंटरेस्टिंग। लिख वो लिखने से बहुत फायदा होता है। आई एम, फॉर मी, मैंने भी पहले जब मैंने भी सुना था, आई डिडंट, या लिखने से किसका माइंड ठीक हो सकता है, बट व्हाट आई डिड वाज, चलो करके देखते हैं। You won't believe it. I'm right. This is almost 1 year I'm writing graphotherapy. मेरा HbA1c जो 7 से ऊपर चला गया था has come down to 5.6. वाओ, दूसरा, the anxiety, the stress level जो बढ़ा हुआ था वो कम हो गया। I have reduced my weight almost 20 kgs. I was 15 kg overweight. Now I'm reduced my weight to 20 kgs in अमेजिंग। 3। ये हुआ। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, आई वॉज, क्या कहते हैं, स्ट्रेस ईटर। स्ट्रेस हुआ, मुझे कुछ खाने को चाहिए। बेसिकली आई वॉज, क्या करता था, खाने के थ्रू आई वॉज रिलीजिंग माई स्ट्रेस, बट इट वॉज अफेक्टिंग अदर थिंग्स। आपका स्टोमक है, इट नीड्स सम टाइम अदर देन डाइजेशन ऑफ फूड, बिकॉज गट भी वहां है। आपके हर चीज रिलेटेड टू गट है। सो अगर आपको वो करना तो उसको रखना होगा। लेकिन आई वॉज, वो क्या कहते हैं, बिंज ईटिंग, स्ट्रेस ईटिंग, वो था। ग्राफोथेरेपी हेल्प मी टू रिलीज स्ट्रेस, एंड द सेकेंड थिंग इज इट ऑल्सो हेल्प मी द क्रेविंग्स। अब शुगर की क्रेविंग्स है, लोग बोलते थे शुगर टूथ है, बट मेरी क्रेविंग्स कितनी कम हो गई कि अब मुझे मीठा खाने का उतना मन नहीं करता। मैं आपको बताता हूं, अर्लियर कुछ भी मिठाई घर पे हो, जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगी, आई विल नॉट, वो क्या कहते हैं, जब तक खत्म नहीं हो जाती मेरे से रहा नहीं जाता। अप्रैल की बात है, आई गॉट, क्या कहते हैं, गुलाब जामुन और मूंग दाल का हलवा घर में, घर का बना हुआ, बिकॉज आई स्टार्टेड ईटिंग ओनली होम कुक्ड फूड। सो वो बना था, घर में पड़ा था, पूरे 1 महीने में पूरी बॉटल भरी है, एंड आई, इन 1 month आई ओनली हैड 4 गुलाब जामुन्स। वाओ, Earlier that should have been completed in 2 days. In 1 month it couldn't get completed. Last में the thing is they said ऐसे खराब हो जाएगा, let's, हमने फिर दे दिया, फिर कर दिया कि खत्म करें, but the thing is I did not have the urge to eat. So ये क्रेविंग को खत्म करता है, आपकी स्लीप पैटर्न अच्छी करता है। So इसके there's lot of benefits to graphotherapy. अब when I come to kids
किड्स के लिए क्यों जरूरी है। किड्स के लिए ग्राफोथेरेपी हम नहीं देते, हम हैंडराइटिंग डेवलपमेंट देते हैं। ओके। इसलिए हैंडराइटिंग डेवलपमेंट देते हैं। या सबसे बड़ी चीज मुझे समझ में आई, देयर इज नो गुड हैंडराइटिंग और बैड हैंडराइटिंग और ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। देयर इज ओनली टू थिंग्स, आइदर हैंडराइटिंग इज लेजिबल और इलेजिबल। अगर आप पढ़ सकते हो हैंडराइटिंग को तो लेजिबल हैंडराइटिंग है, नहीं पढ़ सकते हो तो इलेजिबल हैंडराइटिंग है। और सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या था, कोई बच्चों के बारे में कोई इतना नहीं सोचता, लेकिन एक चीज है, बच्चों को टीचर्स क्या कहती हैं, इंप्रूव योर हैंडराइटिंग। लेकिन कोई बताता नहीं कैसे इंप्रूव करना है, बिल्कुल। हाउ टू। मेरी लाइफ में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। सब बोलते थे इंप्रूव योर हैंडराइटिंग, डू इट फ्रॉम प्रैक्टिस। दो ही वर्ड्स सुने थे, बट कैसे प्रैक्टिस करता हूं, ओके स्लो लिखता हूं तो हैंडराइटिंग लेजिबल हो जाती है, बट वही फास्ट लिखता हूं तो इलेजिबल हो जाती है। अब मेन मेन प्रॉब्लम कहां आती है, व्हेन यू आर राइटिंग एन एग्जाम। 3 घंटे का एग्जाम है, उसमें आपको दो मेजर चीजेस क्या चाहिए, आपकी मेमोरी, याद रखने की क्षमता, दूसरा लिखना, 3 घंटे लिखना। अब बच्चों को 3 घंटे लिखना है, आपने देखा होगा बड़े बच्चे, बहुत सारे बच्चे लिखते लिखते अपने हाथ ऐसे करते हैं, दर्द कर रहा होता है तो ये करते हैं। ये सब रिलेटेड टू है, अगर हम लोग अपनी हैंडराइटिंग में कुछ गलतियां करते रहते हैं। अब मैं आगे जाके बताऊंगा क्या गलतियां करते हैं जिसकी आपको पेन शुरू हो जाती है, पेन होती है तो यू गेट डिस्ट्रैक्टेड। सो अब सब कुछ पता है, आप लिख नहीं पा रहे हो, दैट ऑल्सो रिड्यूसेस योर मार्क्स। राइट। सो इंपॉर्टेंट है बच्चों को हैंडराइटिंग डेवलपमेंट, क्योंकि उसके दो है, एक टैंजिबल रिजल्ट है जहां आपको दिखेगा कि बच्चा लेजिबली लिख रहा है, दूसरा आपके हैंडराइटिंग की स्पीड बढ़ेगी। वो स्पीड स्टैंडर्ड सबकी है कि इतने से इतने साल के बच्चे के इतने वर्ड्स पर मिनट लिखने होते हैं, इस लेवल के बच्चों को इतने वर्ड्स पर मिनट। वो एक हमने वो रख दिया जिसकी दे कुड राइट एन एग्जाम विदाउट एनी पेन इन देयर हैंड एंड ऑल्सो लेजिबल राइटिंग। ओके। जगप्रीत जी, आपने इतना ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ा दी है ना, नाउ आई वांट टू रियली अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली कैसे ये चीज काम करती है। जैसे आजकल के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेते हैं, बच्चे जिन चीजों से आजकल सफर कर रहे हैं या फिर पेरेंट्स की जो चिंता आजकल बनी हुई है बच्चों को लेकर, तो एक जो सबसे बड़ी चीज है वो है आजकल स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा बढ़ गया है और उसकी वजह से एक तो बच्चों को राइटिंग करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। स्कूल भी आजकल हर जगह पे टैब्स लेकर आ गए हैं, लैपटॉप्स लेकर आ गए हैं, तो एक्चुअली एवरीवेयर इट्स टाइपिंग, यू आर नॉट एक्चुअली राइटिंग विद योर हैंड्स। सो उस चीज से क्या उनकी डेवलपमेंट में क्या फर्क पड़ रहा है उसकी वजह से? उनकी डेवलपमेंट में बहुत फर्क पड़ रहा है, बिकॉज तो रिसर्च हुआ है, कुछ कंट्रीज में रिसर्च हुआ है कि टाइपिंग करने से कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन एक्टिवेट होता है। हाँ होता है, बट सर्टेन पार्ट ऑफ द ब्रेन, बट राइटिंग से एंटायर पार्ट ऑफ द ब्रेन एक्टिवेट होता है। सो इसलिए वह हैंडराइटिंग को कॉग्निटिव बोला है। और कुछ कंट्रीज में उन्होंने अब मस्त कर दिया है कि बच्चे लिखेंगे, नो आईपैड्स, नो टाइपिंग, इज दैट दे हैव टू राइट एवरी डे, इतने पेजेस लिखने ही हैं। तो कुछ कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में कुछ कंट्रीज हैं जहां उन्होंने मस्त कर दिया कि दे हैव टू राइट बिकॉज दे सॉ द डिफरेंस। और सिंपल ये एनालॉजी देता हूं, हमारी जनरेशन और आपकी जनरेशन में क्या क्या डिफरेंस है। हमारी जनरेशन बहुत ज्यादा रेजिलियंट थी, यस। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टफ कंडीशंस में भी दे वर एबल टू। आज थोड़ी कंडीशंस बदल जाती है, फर्स्ट थिंग इज दे आर नॉट एबल टू हैंडल इट, their body is not able to handle it. What was the difference? अगर हम सोचे क्या डिफरेंस था, तो उस टाइम हम लिखते थे, डेली के 8-10 पेजेस लिखते थे, सिर्फ उससे माइंड हमारा एकदम डेवलप होता था। आजकल क्या है, बच्चे लिख नहीं रहे, स्क्रीन टाइम ज्यादा हो गया, लिख नहीं रहे, तो उसका इफेक्ट
पड़ रहा है बॉडी पे भी और मन, क्योंकि लिखते हैं। जैसे मैंने बोला हैंड राइटिंग से आपका इवन हेल्थ पता चलता है। तो आप जब लिख रहे थे एज अ स्टूडेंट, आप इतना लिखते थे, तो आप खुद को थोड़ा बहुत अपने आप हील कर रहे होते थे। अब तो आपके पास वो है क्या, स्क्रीन है, वहीं टाइप कर रहे हो। अब तो इफेक्ट उल्टा हो रहा है। स्क्रीन टाइम के कारण आपका ब्लू लाइट जो आती है, उसके कारण आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। दूसरा, बच्चों को क्या कहते हैं, स्पेक्स बहुत जल्दी आ जा रहे हैं। हमारे टाइम पे स्पेक्स इतनी जल्दी नहीं आते थे। विजन रिड्यूस हो रहा है बच्चों का, क्योंकि उतना टाइम दे आर इन स्क्रीन और मोबाइल्स। राइट। हमारे टाइम पे मोबाइल्स नहीं थे। जो भी करना था, हमें क्या था, हमें जो होमवर्क मिलता था, पहले क्लास वर्क लिखो, उसको फिर अपने रफ बुक में लिखो। बेसिकली दे मेड अस राइट। और हमेशा ये वर्ड सुनते थे हम टीचर से, जब तक लिखोगे नहीं समझोगे कैसे। यस। सो दैट इज द मेन थिंग। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन आज की जनरेशन और प्रीवियस जनरेशन। आज की जनरेशन को सब कुछ हाथ में मिला है, बट द प्रॉब्लम इज वो रेजिलियंस। हमें कितनी मार पड़ती थी, वीवर, वो कहते हैं क्या, हमारी चमड़ी इतनी मोटी हो गई थी कि पड़ती थी। आजकल एक बच्चे को एक मार मार दो, खत्म। उसके बाद टीचर्स भी आजकल डरती है मारने से। वही मैं आपसे पूछना चाह रही थी, जब आपने बोला ना कि आजकल हैंड राइटिंग मतलब राइटिंग वर्क बहुत कम हो गया है, उसकी वजह से बहुत इफेक्ट आ रहा है, और जो रेजिलियंस है वो कम हो गई है जस्ट बिकॉज वी आर राइटिंग लेस। लेकिन आजकल पेरेंटिंग का स्टाइल भी बहुत डिफरेंट हो गया है। जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें रेज किया है और जैसे भी आगे वाली जनरेशन का जो पेरेंटिंग हो रहा है, इट्स जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। आजकल जैसे आपने बोला, मैं जब पीटीएम में जाती हूँ, मैं बहुत बार देखती हूँ कि टीचर्स ना बेचारे चुपचाप बैठे होते हैं, पेरेंट्स उनको सुना रहे होते हैं, आपने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। इवन व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी मैं देखती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी हैं, स्कूल जाते हैं, उसी एज के हैं। तो आई रियली फील फॉर दोज टीचर्स ऑल्सो, कि वो हमारे बच्चों को सुधारने के लिए ही तो कर रहे हैं ना, जो भी कर रहे हैं। इतना क्या हो गया, अगर एक बार डांट दिया तो क्या हो गया। लेकिन हाँ, उसका एक पार्ट था, वो भी इम्पोर्टेंट था आई थिंक पेरेंटिंग में, बच्चों को रेजिलियंस सिखाने के लिए। और क्योंकि जब भी घर से बाहर निकलेंगे तो ये तो नहीं है ना कि हर जगह पे वो पैम्परिंग हर जगह पे मिलेगी, जो भी आपको चाहिए वो एकदम प्लेटर पे रखा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि फाइट तो करना पड़ेगा लाइफ में। लाइफ इज ऑल अबाउट फाइट। एग्जैक्टली। और वो बचपन से अगर हम वो पेरेंटिंग अगर उस तरीके से नहीं करेंगे तो फाइटिंग स्पिरिट ही नहीं आती है बच्चों में, एंड दैट्स व्हाई वी आर सीइंग सो मेनी केसेस ऑफ किड्स कमिटिंग सुसाइड। अभी जैसे रिसेंटली आया था, 13 इयर्स की बच्ची ने सुसाइड कमिट कर लिया। दैट्स लाइक रियली हिलाने वाली न्यूज है। मतलब ऐसा क्या हो रहा है, हम ऐसा क्या गलत कर रहे हैं इस टाइम पे। तो इन सब का एक सोल्यूशन है, पहले तो उनको लिखना। लेट देम स्टार्ट राइटिंग। The writing is one of the way of therapy which you give to your mind. और सबसे इम्पोर्टेंट है, लिखेंगे दे बिकम मोर। लिखेंगे और उनको टफ टफ बनने दो। आजकल के बच्चों को टफ बनने का नहीं है, पहले ही बोल देते हैं हाथ नहीं उठाना उन पे, ये नहीं करना। थोड़ा बहुत टफ बनने दो। आई अंडरस्टैंड मारना इज नॉट गुड, आई एम ऑल्सो अगेंस्ट दैट कि नहीं मारना, बट when they make mistakes there is a way। वो कहते थे ना हमारे में, पहला साम वेद दंड। पहला प्यार से समझाओ, फिर डांट के समझाओ, जब तब भी ना माने तब हाथ उठाओ। और वो भी है कि इन जनरल कहते हैं मॉम्स हैव द राइट टू मार सकते हैं, डैड्स को दे स्टे अवे। उनका डर रहना चाहिए कि वो है, वो थोड़ा बहुत डर रहना चाहिए। बिकम अ फ्रेंड, बट थोड़ा बहुत डर रहना चाहिए इज माई वे ऑफ थिंकिंग। बट कुछ अच्छा हुआ है तो कुछ बुरा भी हुआ है, सो यू हैव टू गेट अ बैलेंस बिटवीन दैट। और व्हेन कमिंग बैक टू राइटिंग एंड हैंड राइटिंग डेवलपमेंट, दैट मे दिस ऑल प्लेस अ मेजर रोल। बट बच्चा अगर ही इज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, समवेयर इट्स बिकॉज ऑफ हिज राइटिंग। क्योंकि मैंने एक चीज देखा है, हम सबको वही बुक मिलती थी जिसमें ABCD प्रैक्टिस करने को है, लेकिन
रिसर्च से पता चला किसी भी एक बंदे की हैंडराइटिंग दूसरे बंदे की हैंडराइटिंग से मेल नहीं करती। ओके। अगर अगर आप बताओ कि अगर हैंडराइटिंग मैच नहीं हो रही है तो क्या है, शुरुआत ए सबने वैसे ही लिखना शुरू किया, तो आपने बोला ना कैसे हैंड राइटिंग माइंड राइटिंग है प्रूव करने के लिए, तो ये बोलता हूँ। अब हर बंदे की हैंड राइटिंग डिफरेंट है क्योंकि हर बंदे का दिमाग काम कर रहा है डिफरेंट वे में, हम्म। जैसे वो दिमाग में है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी जो हुई है वो बोला कि आपका माइंड स्टार्ट्स कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम द 3 years बिफोर यू गेट, आपके जन्म से 3 महीने पहले से वो डेटा कलेक्ट करता रहता है। ओके। और इसलिए आप जैसे किसी भी प्रॉब्लम में आप कैसे रिएक्ट करते हो, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, इज ऑल बिकॉज ऑफ द कंडीशनिंग व्हाट इज हैपेंड फ्रॉम योर चाइल्डहुड। सो एंड द वे यू रिएक्ट नाउ, यू मे से वही वी आर नॉट गेटिंग सक्सेस। एक बंदा जो दोनों सेम जगह से पढ़ा, सेम जगह से है, लेकिन ये सक्सेसफुल है, ये क्यों नहीं है? A and B. B is successful. Why A is not successful? Is because the conditioning of his home, conditioning of his society. तो इसलिए I insist on doing handwriting development because that is the place where you can tap that. हम्म। Through handwriting, you can tap that. There are certain things. If you come to money as well, हमें क्या बोला जाता था? मनी पेड़ पे नहीं उगता, राइट। इसके लिए कमाना पड़ता है। हाँ। हम लोगों का हुआ है तो हम लोगों के बिलीफ में क्या आ गया सिस्टम कि पेड़ पे नहीं उगता मनी, यू हैव टू वर्क हार्ड टू अर्न मनी। अब कितने लोग हैं दे डोंट, अब इफ यू सी पीपल, मेनी पीपल फॉर अर्निंग दे डोंट वर्क दैट हार्ड, यस। बट मनी फ्लोज इनटू देयर लाइफ इजीली। क्यों? उनका माइंड जो कंडीशनड हुआ है विथ सेइंग मनी इज योर फ्रेंड एंड इट कम्स इन फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस कमिंग। सो जब वो है, अब वही दूसरा बंदा जब बोलेगा कि अब इस टाइम पे आके आपको कंडीशनिंग चेंज करना है तो यू हैव टू गेट इनटू हीलिंग मोड्स, हीलिंग मोडालिटी इज डिफरेंट। तो आपको ग्राफोथेरेपी भी इट्स अ हीलिंग मोडालिटी वेयर यू राइटिंग यू रिवायर योर माइंड। राइट। ओके। सो अब वापस से बच्चों पे आते हैं हम यहाँ से। तो जैसे आजकल बच्चों में बहुत हाइपर एक्टिविटी है, बहुत हाइपर एक्टिव है। या तो वो खाने की का भी रीजन हो सकता है, जो एक रीजन मैंने सुना है कि आजकल जंक फूड का कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो गया है, प्लस स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा देखने लग गए हैं, तो उसकी वजह से बच्चों में हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा देखी जा रही है आजकल। तो ऐसा कौन सा लेटर है या कौन से लेटर्स है, कैसे उस हैंडराइटिंग को हम चेंज कर सकते हैं कि वो बच्चा स्टेबल हो जाए? एक चीज है, कोई लेटर या उससे नहीं है, ये ग्राफोथेरेपी हैंडराइटिंग डेवलपमेंट इज अ एंटायर वो। हम अब आप बोलोगे कि एक चीज लिखना बता दो जिससे हम कर लें, तो आप जिम पे जाते हो तो आप एक हाथ का ही करते हो? बिल्कुल नहीं। दोनों हाथ का करना पड़ता है। ग्राफोथेरेपी भी ऐसी है, आपको लिखना पड़ता है फॉर 30 days 90 days। और बच्चों के लिए हैंडराइटिंग डेवलपमेंट 5 books हैं जिसमें वी हैव फाउंड द रीजंस what are affecting their handwriting, what is making their handwriting illegible, and we are correcting those. So there are 5 different things which I'll tell you in a bit, but वो है तो इसलिए देर आर सी, अगर बड़ों का भी देखो तो ग्राफोथेरेपी में बहुत आते हैं हमें, मेरा सिर में दर्द है कौन सा लेटर लिखूं। अब क्या हुआ है, एक बंदे ने ग्राफोथेरेपी शुरू की कि मुझे मेरा सिर दर्द और ये जो है दर्द चला गया, बट लिखते लिखते उसे 6 महीने बाद पता चला उसकी आईसाइट इंप्रूव हो ओह। गई। उसने कहा मैंने आइस के लिए कुछ काम नहीं किया। सो ग्राफोथेरेपी वर्क्स ऑन द एंटायर बॉडी, सो यू राइट। हैव टू अलो इट। डोंट गो इनटू पर्सपेक्टिव कि मैं एक लेटर क्या लिखूं जिससे वो होगा। सी दैट वे ये जस्ट, एंड वी आर नॉट द डॉक्टर्स, एंड हम लोग एग्जैक्टली वो नहीं। और दूसरा जब भी कर रहे हैं
वी आर नॉट द डॉक्टर्स, हम लोग सिर्फ ये, आप अपनी मेडिसिन जो भी है अगर बीमारी के लिए कर रहे हो लेते रहो, साथ में हेल्प ले लो ग्राफोथेरेपी का। हम वो बोलते हैं, हम ये कभी नहीं बोलते कि आप अपने मेडिसिन छोड़ दो, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि मेडिसिन जो डॉक्टर कर सकते हैं वो डॉक्टर ही कर सकते हैं। और कमिंग बैक टू किड्स, किड्स के लिए दिस इज हैंड राइटिंग डेवलपमेंट, हर लेटर इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, तो बच्चों के लिए 5 चीजें हैं जिससे हम पता कर सकते हैं वेदर द हैंड राइटिंग इज लेजिबल और इलेजिबल। आप बोलेंगे देख के ही पता चलता है, बट उसके पीछे जो साइंटिफिक स्टडी करके जो पता चला है वो अभी आई लेट यू नो। पहला है फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स। आप लेटर कैसे फॉर्म करते हो, ईच लेटर। अब फॉर्मेशन ऑफ लेटर लिखने का स्टाइल एक है, बट आप देखोगे कोई बच्चा जो लेटर टी लिख रहा है तो उसको कितनी डिफरेंट टाइप से लिखता है, डिफरेंट टाइप से लिखता है, तो उसका दिमाग हमेशा, अब एक लेटर को लिखने वक्त अगर आप एक बार टी बार को नीचे डालें, एक बार मिडिल में डालें, एक बार ऊपर डालें, या फिर टी टी बार एक बार क्या कहते हैं रिट्रेस करके लिखें, अगली बार लूप बना के लिखें, तो फॉर्मेशन ऑफ लेटर हर बार डिफरेंट होगा, तो आपका हाथ हमेशा उठेगा, उठेगा तो दर्द आपके हाथ में होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स, अगर आपका फॉर्मेशन ऑफ लेटर ठीक है कि नहीं वो चेक करते हैं हम लोग। दूसरा है ये जोन्स डिफाइन किए गए हैं, मिडिल जोन, लोअर जोन, और अब बच्चा करेक्ट लेटर्स को करेक्ट जोन्स में लिख रहा है कि नहीं वो चेक होता है। ओके। वो चेक करते हैं। तीसरा क्या कहते हैं, स्पेसिंग बिटवीन लेटर्स, स्पेसिंग कितना दे रहा है। क्या होता है कोई बच्चा क्या करता है, 2 वर्ड्स में कोई स्पेस नहीं देता, फिर बहुत बड़ा स्पेस दे देता है। हम्म। सो स्पेसिंग है, ये फॉर्मेशन हो गया, स्पेसिंग हो गया। और कनेक्टिविटी कैसी है राइटिंग में, कनेक्टिविटी, बच्चा 2 लेटर लिखता है फिर क्या कहते हैं कनेक्टिविटी नहीं चली जाती है, फिर अगर लिख रहा है इमेजिन ब्लॉसम, बी एल को ज्वाइन करेगा, फिर स्पेस देके ओ एस ज्वाइन करेगा, फिर ओ एम सेपरेट लिखेगा। सो हैंड राइटिंग वो दिखने में ब्लॉसम, फिर पढ़ने में भी मुश्किल होगी उसे, और वो हैंड राइटिंग भी नहीं अच्छी दिखेगी। और इसका साइंटिफिक भी है कि अगर वो लिख रहा है तो उसका कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन नहीं सही से कर रहा। ये थोड़ा वो डिटेल में बताइए, क्योंकि मैं भी ऐसे ही लिखती हूँ जैसे आपने बताया ना, कर्सिव जब मैं लिखती हूँ तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ सारे, मैं सिर्फ ब्रेक करके ही लिखती हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है? वो ब्रेक करके लिख रहा, तो उसका मेन मेन प्रॉब्लम क्या होता है, हर बार आपको हाथ उठाना पड़ता है। हम्म। सेमी कर्सिव में जब लिखते हो तो आपका फ्लो एक ही बार में जाता है। राइट। इसमें हर 2 लेटर के बाद उठाते हो, सो दैट विल, और जब आप 3 घंटे कंटिन्यूस लिख रहे हो तो आपका हैंड दर्द होना स्वाभाविक है। राइट। और पर्सनालिटी में कैसे दिखाता है ये? पर्सनालिटी में बेसिकली दिखाता है, आई एम वो रिसर्च थोड़ा जारी है और आई एम ट्राइंग टू फिगर इट आउट क्या दिखाता है, बट वो दिखाता है कि यू आर नॉट, आपका फ्लो नहीं है, देयर इज अ ब्रेक ऑफ फ्लो, थॉट्स में फ्लो नहीं आ रहा, हम्म। थॉट्स ब्रेक हो रहे हैं। ओके। जब थॉट्स ब्रेक हो रहे हैं आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, व्हेन यू गेट डिस्ट्रैक्टेड obviously your focus and concentration level is get coming down। तो इसलिए कहते हैं when you write it in a flow। अब जैसे ब्लॉसम लिख रहे हैं तो BLOSSOM पूरा जब लिखते हैं, हाँ, तो मानता हूँ छोटे बच्चे जो 8-9 साल के हैं वो पूरा इतना वर्ड नहीं लिख सकते, तो उनको हम कहते हैं जैसे ब्लॉसम बड़ा वर्ड हो गया तो ब्लॉसम, उतना कनेक्टिविटी करो, फिर BLOS को लिखो, फिर SOM लिखो, ओके। सो दैट उनका लिखने का हो। और जैसे 10-11-12 साल के हैं दे कैन राइट द 12 लेटर वर्ड, 15 लेटर वर्ड इन अ कंटिन्यूस। और भी चीज है ये,
हम लोगों को अब जाके पता चला लिखने का ergonomics है। आप हाथ राइट हैंड से लिखते हैं तो आपको 45 डिग्री एंगल पे लिखना कि आपका हैंड फ्लो, जैसे अगर मैं 45 डिग्री हूं तो मेरा हैंड फ्लो ऐसे जा रहा है, हम्म। वही अगर स्ट्रेट रखते हैं बुक तो मेरा ये एकदम रेस्ट्रिक्टेड हो रहा है। राइट। रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो ये आपका फ्लो, वो भी है। राइट। उससे उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। और एक और चीज है, आई एम इन द कम्युनिटी ऑफ इमरान बेग सर, दे सेड चूजिंग योर पेन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ओह, हाउ? चूजिंग योर पेन बिकॉज बेस्ड ऑन योर नेल शेप हम्म। व्हाट पेन सूट्स यू बेटर। आई वॉज, पेन तो पेन होता है, कोई भी यूज कर लो, बट आई फाउंड द डिफरेंस। नेल का जो शेप होता है उसके हिसाब से आपका जो ग्रिप होता है वो डिफर करता है, जिसका तो किसी किसी को मोटा ग्रिप वाला पेन सूट करता है, किसी किसी को बहुत छोटा, किसी को मीडियम। और वो सब आपके नेल शेप में डिफाइन होता है कि कौन सा नेल शेप, हाउ विल इट डिफाइन। ओके। ये तो ergonomics हो गया कि कैसे बैठ के पढ़ना, आपका पोस्चर सही होना चाहिए। बहुत जन देखा है एकदम लेट ही जाते हैं बच्चे ऐसे हाँ, ऐसे लिख, लेट जाते हैं, हाँ। उसका भी इफेक्ट है। अगर आप लिख रहे हो 3 घंटे लिख रहे हो, अगर आपके बैक पे प्रॉब्लम आ रही है, ये टेक्निकलिटी है कि आपका बैक में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि आप इतना झुक रहे हो। व्हेन यू आर बेंडिंग डाउन इट्स बिग प्रॉब्लम। इट विल अफेक्ट योर बैक, इट विल अफेक्ट योर नेक। इसलिए हमारे टाइम में किसी ने ergonomics फॉलो करने हैं। अगर ऐसे लिख रहे हो तो आपका एकदम स्ट्रेट है, सो यू आर एबल टू राइट इट। हाँ, 1-2 दिन आपको लगेगा बिकॉज हम बड़ों को आदत पड़ चुकी है, तो वी डू इट। थोड़ा पेन होता है, इन 2 days इट सबसाइड और आप लिखना शुरू कर दो। बच्चों को अगर स्टार्टिंग से ही कर दो तो बेटर है, क्योंकि उनको फिर ये सर्वाइकल बैक इश्यूज आना बंद हो जाएगा। एक चीज ये तो हो गई कि ergonomics की। अब लिखने वक्त, अब जैसे बोला हैंड राइटिंग का कनेक्टिविटी बोला था, अब नेक्स्ट है ये 4 चीजें बोली, दूसरा जोन्स बोला, लेटर फॉर्मेशन बोला, और चौथा था स्पेसिंग। अब फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब फिफ्थ चीज पे बोल देते हैं कि इसके कारण ही हैंड राइटिंग इलिजिबल होती है। लेकिन ये फिफ्थ कारण है स्पीड राइटिंग। बहुत जनों से सुनूंगा, मैं जब फास्ट लिखता हूँ मेरी हैंडराइटिंग खराब हो जाती है। हाँ, बोलते हैं। फास्ट राइटिंग इज नॉट द मेन रीजन फॉर योर इलिजिबल राइटिंग। फास्ट राइटिंग यू हैव टू मेंटेन द अदर 4: फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स, लेटर कनेक्टिविटी, जोन्स, डिफाइनिंग जोन्स और स्पेसिंग। ये चारों अगर एकदम सही से लिखोगे और फास्ट में अगर ये आ जाएगा तो आपकी हैंडराइटिंग इलेजिबल होने का चांस ही नहीं। उसका डिफरेंस मैंने एक और किया, मैंने सिर्फ थोड़ा ट्राई किया था। ये हैंडराइटिंग डेवलपमेंट है, तो अगर मैं कर रहा हूं तो आई फाउंड द डिफरेंस इन माय हैंडराइटिंग। अगर मैं बिफोर और आफ्टर देखूंगा तो आई विल सी लॉट ऑफ डिफरेंस। बट टू हैव क्यूरियोसिटी, अगर मैं लेफ्ट हैंड से लिखूं, सी एज अ हैंडराइटिंग डेवलपमेंट, अगर बच्चे लिख रहे हैं तो इमेजिन दे आर स्टार्टिंग लिखना, दे जस्ट स्टार्टेड, तो मैं लेफ्ट हैंड से लिखूं तो क्या मैं लिख पाऊंगा? आई सॉ डिफरेंस आफ्टर डूइंग दैट हैंडराइटिंग डेवलपमेंट। हम करके देखते हैं, फर्स्ट वी इम्प्लीमेंट ऑन आवर थिंग्स, सो आई गेट द कॉन्फिडेंस। और वो ये इम्प्लीमेंटेड एक्चुअली हम पे भी करने की जरूरत नहीं है। हम लोग अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम्स बच्चों में आएगी जब करेंगे, क्या आएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, वो करने के लिए वी एक्सपीरियंस दैट। बट आफ्टर दैट व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग इन लेफ्ट टू माय, जब हम मुझे पता चल गया लेटर फॉर्म कैसे करना है, कनेक्टिविटी कैसे करनी है, तो मेरे लेफ्ट हैंड से भी, अगर मैं बोलूं, अगर बिगिनिंग में जब मुझे लेफ्ट हैंड से पकड़ना नहीं आ रहा था, पकड़ के आई कैन राइट A to Z लेटर्स एंड नॉट कंप्लीटली लेजिबल। For just 2 to 3 days of practice, I was able to write those letters and it was legible. वाह। So left hands are just, it's a way of rewiring your mind के लिए I started doing that and I could see the difference. It was
I could write it from left hand. Okay. So So that what was told the me difference in personality when you started writing from the left hand as well? left hand as well as the difference in personality is man, because I've started writing in right hand. मेरा वो जो था वो करेक्ट हो गया, तो लेफ्ट हैंड में इट शोड मी कहाँ कहाँ आई नीड इम्प्रूवमेंट्स. सो इट डजेंट मैटर यू राइट इट इन राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, आपके हैंड राइटिंग के स्ट्रोक्स जो है ना वो डिफाइन कर देते हैं. लेटर आप जैसे भी लिखो उसके स्ट्रोक्स हम अगर बेसिकली एज एन हैंड राइटिंग एनालिस्ट वी लुक एट द स्ट्रोक्स. हाउ डू यू राइट इट, स्ट्रोक्स लिखने वक्त क्या होता है वो देखते हैं, लेटर्स को हम नहीं देखते. लेटर्स आर लेटर्स बट द स्ट्रोक्स, कैसे आप ऊपर लेके जाते हो, कहाँ लूप डालते हो, कहाँ लूप नहीं आना चाहिए, वो सब ईच स्ट्रोक्स डिफाइंस योर थिंग. एंड वही देख के हमें पता चलता है आपके बिहेवियर के बारे में, आपके एरियाज टू इम्प्रूव के बारे में. ये बच्चों में भी होता है, लेकिन बच्चों को हम ग्राफोथेरेपी नहीं देते क्योंकि वो दे आर इन द एज ऑफ चेंजेस, चेंज होते रहेंगे. लेट देम डू द हैंड राइटिंग डेवलपमेंट, वेयर डेवलपमेंट में उनको पता चल जाएगा कि ऐसे लिखना है. हमें किसी ने नहीं बताया कि एग्जाम्पल टी बार ऊपर डालो, टी बार ऊपर डालने से सेल्फ एस्टीम हाई होती है. Okay. हमारे स्कूल में हमेशा सिखाया कि छोटा टी है तो उसका नीचे नीचे डालो. तो Right. हमारे ये कितना इंपॉर्टेंट है स्कूल्स में भी करने के लिए. डोंट कीप इट एट द टॉप. 80% पे अपना टी बार रखो और टी बार के दोनों टी बार जो है बैलेंस रखो, लेफ्ट और राइट में सेम रखो. उसका डिफरेंस है. मेरे में मैंने देखा मेरा टी बार एकदम नीचे रहता था और मेरी आई हैड सो लो सेल्फ एस्टीम कि मुझे किसी को ना बोलना भी नहीं आता. Mm-hmm. उसके कारण मेरे ऑफिस में कोई पूछ देगा ये काम कर देगा, हाँ कर दूंगा, ये कर देगा कर दूंगा, अंदर से नहीं मैं नहीं कर सकता बोलना, ऊपर से कर दूंगा. उसके बाद काम इतना हो जाता था, आई डिडंट नो व्हाट टू वर्क, हाउ टू वर्क, कैसे करूं समझ में नहीं आता था, स्ट्रेस बढ़ता था. अब मैं क्या ये काम कर देगा, मेरे बारे में मेरा जवाब होता है मेरे बारे में सोचा कि ये काम मैं कर सकता हूँ थैंक यू, लेकिन अभी मेरे पास वो टाइम नहीं है. मेरा जो काम है वो खत्म वो करने के लिए मेरा जो अलॉटेड टाइम है वो उसमें मेरा ही खत्म होगा. आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू. सो बहुत इजीली एंड आई कम्युनिकेट टू अदर्स. कैसे हुआ, you people say you got your communication better so you are able to say, but your self esteem went high. What I did was I started writing T bar at the top. Okay. When I started writing T bar at the top, मुझे फर्क पता चला क्योंकि समझना कि T bar at the top लिखना है, सबकॉन्शियसली लिखने में बहुत डिफरेंस है. मुझे 3 महीने लगे जस्ट T bar टॉप पे लाने पे. सबकॉन्शियसली जैसे आपको कोई नींद से उठा के बोले अब लिख टी, तो आप टी बार एकदम टॉप पे लिखो. कॉन्शियसली आप जब लिखते हो तो आप लिखोगे, जैसे सबकॉन्शियसली लिखोगे आपका नॉर्मली टी बार वापस नीचे आ जाता. मुझे 3 महीने लगे जस्ट टू गेट द टी बार एट द टॉप. ग्राफोथेरेपी में 3 महीने लगे जस्ट गेटिंग दैट एट द टॉप. सो यू हैव टू, दैट इज द थिंग, इट इज हाउ यू. अगर कोई कहता है ना कि क्या टी बार टॉप करना, ये देख ये ऊपर लिख दिया, मैं वही कहता हूँ सिर्फ लिखने से नहीं. सपने कोई सोए हुए को उठा के भी बोले कि टी लिख के दिखा तो वो टॉप पे लिखे, उस नींद में भी ऊपर लिखे, तो इसका मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो रिवायर हो चुका है. मुझे एक चीज समझ में आई जब आपने ये नरेट किया, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. आपने बोला कि आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत कम थी और जैसे ही आपने टी बार को करेक्ट किया तो सेल्फ एस्टीम अप गई. और कई बारी जो बीमारियां होती है ना, जैसे हाई बीपी है जो आपने बोला कि हाई बीपी का प्रॉब्लम था, या फिर डायबिटीज है, दीज आर ऑल लाइफस्टाइल डिजीजेस जो डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि स्ट्रेस की वजह से होती हैं यूजुअली.
तो आई कैन सी दैट इम्पैक्ट के, क्योंकि आप ना नहीं बोल पाते थे एंड यू वर ओवर वर्किंग एंड उसकी वजह से वो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा था, एंड मे बी बिकॉज ऑफ ऑल दैट स्ट्रेस दोज डिजीजेस केम इनटू योर बॉडी, एंड देन व्हेन यू स्टार्टेड हीलिंग योर सेल्फ एस्टीम, बस एक ही चीज पे काम किया कि सेल्फ एस्टीम ठीक करना है, उससे वो बीमारियों पे भी फर्क पड़ गया। हाँ, एक और इसलिए कहते हैं ना, ग्राफोथेरेपी हेल्प्स इन एंजाइटी। आपको वी फाउंड आउट व्हाट आर द रीजंस फॉर एंजाइटी। एंजाइटी क्यों होती है, मेजर रीजंस क्यों है। अब एज अ वर्किंग प्रोफेशनल यू विल सी दिस लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी इन द वर्किंग प्रोफेशनल। क्यों 12 घंटे काम करना पड़ता है, बट देयर इज अ वे टू ओवरकम दैट। क्या आप अगर आप 2 घंटे काम कर रहे हो, ब्रेक लो 5 मिनट। कोई ये तो नहीं कह सकता कि आपको 12 घंटे बैठ के ही काम करना है। यू कैन टेक अ ब्रेक, स्ट्रेच योर सेल्फ। दूसरा, स्टार्ट राइटिंग ग्राफोथेरेपी डेली। वो आपके दिमाग में काम, जैसे बोला मैंने एग्जाम्पल, सेल्फ एस्टीम ऊपर हुआ तो आपको बोलना, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग फॉर योर सेल्फ। You will understand what is capable with you, what is you are not capable of doing right now. कितने लोगों को यही नहीं पता कि मैं कितना काम कर सकता हूं, कितना नहीं कर सकता, और गिल्ट में जाते हैं। मैं आज 10 काम करूंगा, 10 में 5 खत्म हुए, 5 खत्म नहीं हुए, तो गिल्ट में जाएंगे। ये सब क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, एक स्टेप पे स्टेप डाल के आपका स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल बढ़ता है। तो एंजाइटी को अगर कम करना है तो सिंपल वे है, स्टार्ट राइटिंग ग्राफोथेरेपी फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। बच्चों को, जब आजकल के बच्चों को सुनो, हमारे टाइम पे हम बोलते थे हमें एंजाइटी हो रहा है, हमें ये, आजकल आई हैव टू मच एंजाइटी मैन। अगर आप सुनो दो बच्चों को, आई हैव टू मच एंजाइटी, तो if you ask them what is anxiety, they don't know what is anxiety. Exactly. They think this is a very interesting word they say, but the thing is, why they're feeling like that is because the other thing, simple thing is too much of mobile, too much of screen time. But पेरेंटिंग में भी वो आ गया ना, पेरेंट डजंट हैव टाइम। अब बच्चा नहीं खा रहा तो मोबाइल दे दिया, वीडियो दिखा दिया कि शांत हो जाएगा, खा लेगा। बट एक चीज है, आप उस टाइम पे तो उसको देख के कर ले रहे हो, बट उसको कितना नुकसान कर रहे हो वो आपको नहीं पता होगा। डॉक्टर्स बोलते हैं नेवर गिव स्क्रीन टाइम व्हाइल ईटिंग, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं चलेगा कहाँ स्टॉप करना है। राइट। और इसी वजह से आई थिंक कुछ चाइल्डहुड ओबेसिटी है और चाइल्डहुड डायबिटीज है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि पता ही नहीं है ना बच्चों को रुकना कहाँ पर है। अदरवाइज पहले जो मैंने सुना था कि बच्चे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रीचर्स ह्यूमन बींग्स में, क्योंकि बच्चों को ना पता होता है, 1 महीने का बच्चा भी होगा ना, उसको पता होगा उसको कब खाना है, कब उसको रुकना है, कितना खाना है। अगर आप उसको फोर्सफुली भी खिलाओगे तो वो मना कर देता है, वो नहीं खाता है बच्चा। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं, स्क्रीन टाइम और ये डिस्ट्रैक्शन वो डिस्ट्रैक्शन, हमारा वो माइंड का और बॉडी का कनेक्शन ही टूट जाता है, एंड देन वी डोंट रियलाइज कि रुकना कहाँ पर है, कितना खाना है, कब खाना है। वो हंगर की जो हार्मोन जो क्रिएट होता है, जो बताता है कि यस नाउ यू आर हंग्री, नाउ यू आर सैटिएटेड, वो फीलिंग्स ही खत्म हो जाती है। एक्चुअली हम सुन ही नहीं पाते हैं उनको। एग्जैक्टली। तो माइंड बॉडी कनेक्शन जब नहीं होगा, when mind body connection है तो you will work properly. When mind body connection goes off, then the problems. So वो कहते हैं using handwriting you can get back that mind body connection. So इसलिए why do people say do exercises? You're basically connecting back your mind body connection. So as a mind coach, I teach this thing using graphotherapy. Start doing एक्सरसाइज। मुझे पता है राइट नाउ व्हेन आई से स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज, बहुत जन बोलेंगे कहना आसान है करना मुश्किल है। डोंट डू इट, सिंपल है। हम लोग पता क्या करते हैं, इफ आई गो टू माइंड कोच एंड टॉक अबाउट दिस, लोग मोटिवेशन से करते हैं। आई गॉट मोटिवेटेड, आज से मैं जिम जाऊंगा। पहले 1 हफ्ते एकदम तोड़ फोड़ जिम करते हैं, उसके बाद 1 दिन छुट्टी, फिर 2 दिन छुट्टी, फिर 1 महीने बाद
जिम का फीस भरा हुआ है, लेकिन जिम में आप नहीं दिखते। क्यों? यू स्टार्टेड विथ मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? अगर आप एक बॉटल देखो जिसमें होल नीचे है, उसमें पानी भरो तो नीचे से पानी निकलता रहता है। मोटिवेशन भी वही है, जितना भी मोटिवेशन करोगे पानी निकलता रहेगा। इसलिए कहते हैं डोंट वर्क फ्रॉम मोटिवेशन, वर्क फ्रॉम योर हैबिट। अब सिंपल एग्जांपल देता हूं, आपकी लाइफ में सबसे बुरा दिन जब था, कोई भी एक दिन जो सबसे बुरा दिन गया, उस दिन क्या आपने ब्रश करना छोड़ दिया? क्या आपने नहाना छोड़ दिया? उस दिन ब्रश करना छोड़ दिया? क्यों नहीं छोड़ा? एक बहुत बुरा दिन गया, तब भी आपने अपना ब्रश करना नहीं छोड़ा, क्योंकि आपकी हैबिट बन गई है। व्हेन इट बिकम्स अ हैबिट, अगर आपकी एक्सरसाइज करने की हैबिट बन जाए, लेट इट बी 10 मिनट्स, 10 मिनट्स डेली अगर हैबिट बना लो कि आई वॉक और आई एक्सरसाइज, then gradually increase it based on your body and your time availability, but make it as a habit. जब हैबिट हो जाएगी तो कैसा भी सिचुएशन होगा, यू विल फाइंड टाइम टू डू एक्सरसाइज, यू विल फाइंड टाइम टू मेडिटेट। मोटिवेशन इज नॉट द, आजकल बहुत फैंसी वर्ड बोलिए मोटिवेशन से करेंगे, मोटिवेशन नहीं काम करता। बिकॉज मोटिवेशन इज, यू कैन स्टार्ट वेल मोटिवेशन से, but to sustain it, it should become a habit. Why people they do it for 21 days, do it for 40 days, do it for 100 days? ये क्यों बोलते हैं? Because they are not saying you create a habit. जब habit सुनता है बंदा डर जाता है, habit इसके लिए बहुत लंबा करना पड़ेगा। So they say this is what in motivation से बोलते हैं do it for 21 days. जब 21 दिन करने लगोगे, 22वें दिन जब आपको आपको लगेगा कि अब मैं कुछ मिस हो रहा है मेरी लाइफ में, कुछ तो करती थी, यू विल स्टार्ट डूइंग इट। हैबिट्स बनाओ, एनीथिंग रिपीटेशन बिकम्स एन हैबिट। और रिपीटेशन वाई स्टार्टिंग, आपका माइंड डजंट अलाउ टू डू इट इज बिकॉज माइंड डजंट लाइक चेंज। हम माइंड इज वायर्ड इन सच ए वे दैट उसको हमेशा कंफर्ट और इट्स मेड इट टू कीप यू इन सेफ। क्योंकि Right. वो हमारे पुरानी जनरेशंस, दे द मेन थिंग वाज दे हैव टू बी सेफ फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स। Right. सो माइंड हैज बीन डेवलप्ड इन सच ए वे दैट इट कीप्स यू सेफ। बट अब इस लाइफ में कहाँ वाइल्ड एनिमल्स हैं? बट Absolutely. आपका माइंड वैसे ही काम करता है जैसे, बेसिकली आपका माइंड वैसे ही काम करता है कि आपको कुछ भी नया करोगे तो वो कहेगा चेंज से, आपको चेंज एक्सेप्ट नहीं करने देगा जल्दी। सो इसीलिए कहते हैं यू हैव टू क्रिएट हैबिट। जब आपके माइंड को लगेगा इस बंदे का कुछ नहीं होने वाला, जितना भी मैं करूंगा ये करने ही वाला है, तो माइंड एक्सेप्ट कर लेगा, दिस इज बिकम, और हैबिट क्रिएट करेगा। अब यही होता है। अब सी आई डोंट स्मोक, बट जो स्मोक करते हैं क्या उनको वो धुआं पसंद आता है? पहली बार में पसंद नहीं आता। वो जो है, आई डोंट नो हाउ इट इज, जब एज अ पैसिव स्मोकर व्हेन आई स्मेल आई जस्ट गो अवे। सो द थिंग इज, इतना बुरा स्मेल है, हाउ डू दे डू इट? दिमाग उनको बोलता है कि ये स्मेल बहुत गंदी है, थ्रो इट। अंडर द पीयर प्रेशर और वो प्रेशर दे स्टार्ट डूइंग इट, तो माइंड कहता है जाने दे यार, इसको सुनना है, कुछ नहीं होगा, लेट हिम डू। तो इसलिए लोग कहते हैं कि जब हैबिट बन जाती है तो कहते हैं हम लोग ये नहीं कर पाते, ये होने से ही मुझे क्या कहता है डाइजेशन हो जाता है। वो सब कुछ नहीं है, आपका माइंड आपके साथ खेल खेल रहा है। एग्जैक्टली वही या जो तो आपने बोला कि पेन प्लेजर पॉइंट्स वो इतने बना लेता है ना उसके अराउंड। जैसे आपने बोला पीयर प्रेशर में एक बहुत लोगों का मैंने ये एक्सक्यूज सुना है कि स्मोकिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, इसीलिए मुझे वो मेंटेन करने के लिए स्मोकिंग करना बहुत जरूरी है। तो एक तरीके से उसके लिए वो प्लेजर है कि मेरे फ्रेंड्स बनेंगे अगर मैं स्मोक करूंगा तो जाके, और अगर नहीं किया तो मेरे फ्रेंड्स छूट जाएंगे। दैट इज देयर पेन बिहाइंड इट, और उसकी वजह से वो स्मोकिंग छोड़ ही नहीं पाते हैं जितना भी चाहे वो कोशिश कर लेते हैं। तो सिंपल है, चूज योर फ्रेंड्स वाइजली,
एंड वो फ्रेंड्स को बोलो आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इट, यू हैव टू स्पीक अप। और वहां पे वो एक सेल्फ दो फ्रेंड्स एस्टीम को आ बोलो, जाती है सामने, लेटर टी। सेल्फ एस्टीम आ जाती है। सी, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू द थिंग। एग्जैक्टली। जब सेल्फ जिसकी सेल्फ एस्टीम आई होगी वो बोलेगा मुझे नहीं पसंद है भाई। इफ यू गो, तुम्हें करना है, यू कैन गो, आई ज्वाइन इन लेटर। अब ऑफिस में भी एक जगह बना दी है, वहीं जाते हैं क्योंकि बाकियों को नहीं पसंद है और करते हैं तो ऑब्वियसली इतनी बुरी स्मेल होती है, आई कैन नॉट इवन टॉलरेट इट। अब अब जा रहे हैं ब्रेक के लिए, जा रहे हैं, आई डोंट गो अप फॉर अ ब्रेक। द थिंग इज पीपल टेक कॉफी फॉर अ ब्रेक, आई गो फॉर अ वॉक फॉर अ ब्रेक। ओके। So what does coffee does? Same thing does a walk. बस डिफरेंस एब्सोल्युटली। है, वो 2 मिनट पियेंगे तो उनको वो क्या कैफीन हिट करेगा। मैं 5 मिनट खुली हवा में वॉक करूंगा तो मैं दिमाग जो काम पे लगा है थोड़ा सा माइंड फ्री हो जाएगा। आई नॉट थिंक अबाउट द वर्क एंड आइडियाज कम्स। तो जगप्रीत जी, आपने काफी लोगों के साथ काम किया होगा, तो कैन यू गिव अस फ्यू एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स, कि उन्होंने ग्राफोथेरेपी करके क्या क्या चेंजेस लेकर आए वो अपनी जिंदगी में, जैसे आपने अपने बारे में बताया था। मुझे मेरे बारे में सेल्फ एस्टीम हुआ, वो हुआ। मैं अब एक और एग्जांपल देता हूँ। दिस वन ऑफ माय क्लाइंट जिस जो कभी टाइम पे नहीं पहुंचती थी, वो तो अपने एग्जाम में भी 15 मिनट लेट पहुंचती थी, अच्छा। स्कूल भी लेट। फुल लाइफ उसने अपना लाइफ लेट होते ही है। और उसके दिमाग में वो रीवाइड ऐसे था कि जैसे अब फ्लाइट जा रही है सबसे लास्ट जाएगी, क्योंकि पहले जाके करना क्या है, ये बोल बोल के उसके दिमाग में रिवायर हो गया था कि पहले जाके करेंगे क्या, वहां बैठना ही तो है, वहां जल्दी पहुंच के करना क्या है, वहां बैठना ही तो है। वो बोल बोल के उसने रिवायर कर लिया था अपने दिमाग में कि मुझे जल्दी नहीं जाना, तो उसका इफेक्ट है हर जगह वो लेट होने लगी। कुछ जगह चलो कहीं चलता है, कुछ जगह शी मिस द ट्रेन, ओके। यहां से यहां जाना था, ट्रेन मिस थी। अकेली उसकी होती तो मान लेते, उसके सब फ्रेंड्स की ट्रेन मिस हुई। सो व्हेन शी showed handwriting, as an I said, you don't have क्या कहते हैं वैल्यू फॉर टाइम। कहते हैं हाँ आई नेवर रीच ऑन टाइम। मैंने कहा हैंडराइटिंग बता रही है कि यू डोंट वैल्यू फॉर टाइम। कहती व्हाट कैन आई डू टू इट, शी स्टार्टेड राइटिंग ग्राफोथेरेपी। और व्हेन शी स्टार्टेड राइटिंग अ पर्टिकुलर स्ट्रोक, शी वाज फीलिंग सो डिफिकल्ट क्योंकि उसका माइंड ऐसा रिवर हो चुका था। But she started writing continuously, and that helped her. Now, the same person goes on time. ये ऑन इवेंट्स। बच्चे हैं, उनके बच्चों को टाइम पे स्कूल पहुंचाना है। अर्लियर 10 मिनट लेट, 5 मिनट लेट, चलो टीचर स्टार्टिंग में ओके चला है, एक दो बार काउंट, अब वो टाइम पे पहुंचा रही है। तो शी कहती ये डिफरेंस आया कि नाउ आई वैल्यू टाइम, टाइम पे पहुंचने का वैल्यू समझ में लिखने से हुआ। उस दूसरा शी मतलब वो बहुत मोडालिटीज करती थी अर्लियर, शी न्यू रेकी बट शी वॉज नॉट प्रैक्टिसिंग इट। क्या था, शी वॉज वेस्टिंग हर लाइफ। कुछ पता है तो you should do it and tell people do it. She had the knowledge but no action. When she writed graphotherapy, उसके अंदर से वो आया कि though I know so much, what am I doing with my life? So she came out of it. She learned a new modality. Now she's teaching new modality. She's doing that modality. और मेरी लाइफ में भी है, वो ये क्या कहते हैं परफेक्शन का कीड़ा था। और परफेक्शनिज्म कोई चीज, वर्ड ही नहीं है परफेक्शन। कभी किस चीज में आप परफेक्ट हो सकते हैं ये बता। परफेक्शनिज्म इज नॉट अ थिंग। वो क्या है, हम अपने आप को, अगर हमें डर है, परफेक्शन इज नथिंग बट द फियर।
फियर ऑफ डिसअप्रूविंग की ये क्या कह देगा, तो उसको और अच्छा करने की कोशिश करो। गुड, बट कहीं तो स्टार्ट करो। एक्शन लेना बहुत जरूरी है। टेक एक्शन, यू विल गेट अ फीडबैक एंड यू कैन इम्प्रूव ऑन इट। पहले से सोचो मैंने ऐसे किया तो वो पहले ही दे दे, आपके दिमाग में ही सोच के करके वो एक्शन ही ना लो। मतलब फेंस पे बैठे रहो, देखो क्रिकेट खेल रहा है, अच्छा उसको ऐसे मारना चाहिए, मैं होता ऐसे खेलूंगा, लेकिन ग्राउंड में नहीं पैर रखेंगे। मैं जब परफेक्टली वो करना सीख जाऊंगा तो आप कब उतरोगे? इसलिए परफेक्शन, जो कहते हैं ना एकदम हाई स्टैंडर्ड्स रखते हैं, वो है परफेक्शन अकॉर्डिंग टू आर सर, इमरान सर, और बेस्ड ऑन व्हाट आई एक्सपीरियंस इज द लोएस्ट स्टैंडर्ड। क्योंकि आप डरते हो टू डू अ थिंग, और आप उसको व्रैप कर देते हो अच्छे वर्ड से कि मैं जब परफेक्ट हो जाऊंगा तब करूंगा। कितने सक्सेसफुल पीपल हैं वो क्या जब परफेक्ट हुए तब करना सीखे? अब जैसे YouTube स्टार्ट किया, पॉडकास्ट स्टार्ट किया आपने, जब माइक एकदम सही माइक आ जाएगा, सब लाइटिंग सही हो जाएगी, मैं मेरा वर्ड थ्रो सही हो जाएगा, मेरा एक्टिंग स्किल्स बेटर हो जाएंगी, उसके बाद मैं अपना YouTube स्टार्ट करूंगा। तभी स्टार्ट नहीं होगा। आप वहीं बैठे रहोगे, 10 साल बाद सोचोगे काश मैं तब स्टार्ट कर लेता। ये आप सही कह रहे हैं। इतने सारे यूट्यूबर हैं जिनके अगर अभी आप फर्स्ट वीडियो उठाकर देखोगे ना, तो कुछ भी नहीं है उसमें, ना लाइटिंग है, ना ही वो कैमरा का प्लेसमेंट है, प्रॉपर स्टूडियो नहीं है, कुछ नहीं है। और आज उनको देखो, क्योंकि उनको हो गए ना 5 साल 10 साल एक्सपीरियंस हो गया है। दे हैव लर्न फ्रॉम देयर फीडबैक्स, जो भी हुआ उन्होंने अपने आप को देखा, कहाँ गलती हुई, इम्प्रूव किया, एंड दैट्स हाउ दे आर व्हाट दे आर टुडे। और हम लोगों को लगता है कि अगर आज शुरू करना है ना, तो एकदम इस बंदे जैसा ही होना चाहिए। हम अपने लिए वो स्कोप ही नहीं छोड़ते हैं कि हम मिस्टेक्स कर सकते हैं। वी बिकम सो हार्ड ऑन आवरसेल्फ। दैट्स ट्रू। और दूसरा, ग्राफोथेरेपी हेल्प्स इन टेकिंग एक्शंस, क्योंकि इट मेक्स यू कम आउट ऑफ दैट। फ्रॉम योर हैंडराइटिंग वी कैन गेट टू नो इफ यूर अ परफेक्शनिज्म आप में है, अगर आप में फियर ऑफ डिसअप्रूवल है, हाउ लोग डू यू क्या नो दैट? कहेंगे। दैट यू देयर आर सर्टेन लेटर्स विच यू चेक, स्ट्रोक्स, उससे पता चलता है कि डू यू फियर डिसअप्रूवल, डू यू हैव फियर ऑफ सक्सेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग कहते हैं फेलियर से डर रहे हैं, कितने लोगों को सक्सेस से डर है। अगर मैं लेकिन सक्सेस हो सक्सेस से गया, डर क्यों होगा? अब है जैसे वर्किंग वर्किंग जो वुमेन है उनको है, अगर प्रमोशन मिल गया तो बोलेंगे उस जगह जाने को, मुझे अपनी ये छोड़ फैमिली छोड़ के वहां जाना पड़ेगा, चाहे कम दिन के लिए जाना पड़ेगा। दे आर नॉट रेडी टू टेक दैट। राइट। मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे प्रमोशन हुआ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, मैं टाइम नहीं दे पाऊंगी दूसरे दूसरे चीजों को। दैट इज फियर ऑफ सक्सेस, एंड दैट इज शोन इन द हैंड राइटिंग। दिखता है कि यू हैव फियर ऑफ सक्सेस, इसलिए यू डोंट वांट टू ग्रो। बाहर से आप बोलोगे आई वांट टू ग्रो, आई वांट, बट जब वो ऑप्शन आता है, यू समवेयर इन योर माइंड इज सेइंग नो नो नो, मैं जहां हूं वहीं सही हूं, मैं आगे नहीं जाऊं। कोई मानता नहीं, बट इन द माइंड दे वुड हैव हैड दैट कॉन्वर्सेशन कि नहीं भाई यही ठीक हूं, आगे जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, वो डर है, मैं अगर कर नहीं पाया, ये हो नहीं पाया, वहां जाऊंगा क्या होगा, ये डर है हर चीज का। सो फियर ऑफ सक्सेस कम्स फ्रॉम द फियर। राइट। तो आपने बताया था जगप्रीत जी के कर्सिव राइटिंग में अगर लेटर्स जो है अगर वो जुड़े हुए नहीं होते हैं, तो दैट मीन्स कि आपका जो फ्लो है थॉट्स का, वो ब्रेक हो रहा है कहीं ना कहीं। ब्रेक हो रहा है। लेकिन कई लोग होते हैं जिनको कैपिटल लेटर्स में ही लिखने की आदत होती है, और कैपिटल में तो ऐसा कुछ कर्सिव होता नहीं है। तो हाउ, व्हाट डिफरेंस डज दैट मेक? जो कैपिटल्स में लिख रहे हैं उनका फर्स्ट थिंग है वो जो हैं अंदर से, दे डोंट वांट टू शो टू द आउटर वर्ल्ड। उनका इमेज बाहर अलग रहेगी, अंदर अलग रहेगी। ओह। सो जो कैपिटल्स में लिखते हैं और बीच बीच में कैपिटल्स डाल रहे होते हैं, उनका वो है कि दे हैव अ डिफरेंट इमेज, आउटसाइड देयर इज अ डिफरेंट इमेज, इनसाइड दे आर डिफरेंट।
तो So उनको they ट्रस्ट don't नहीं कर want सकते। they don't want to showcase. It's not the trust factor, but I'm saying they don't want to showcase what they are real, like real me. I don't want to showcase outside. So what they do is that person writes in capitals. ओके। और आजकल मैंने सुना है कि बहुत सारी कॉर्पोरेट कंपनीज भी जब हायर कर रही हैं लोगों को, दे आर एक्चुअली मेकिंग देम राइट समथिंग, और उनका वो ग्राफोथेरेपी And एनालाइज करवाते हैं उनकी हैंडराइटिंग को, और उसके बाद वो हायर करते हैं। तो वहां पर वो क्या क्या चीजें ऐसी देखते हैं, और हैंडराइटिंग से क्या क्या पता लग सकता है वहां पर? हैंडराइटिंग से बहुत कुछ पता चल जाता है। देर आर एक्चुअली, अगर हमारे सर के हिसाब से बोलते तो 110 चीजें पता चल सकती है हैंडराइटिंग से। ओह। ये और वो जनरली वो क्या करते हैं, तो बेसिकली दे गेट टू नो कि आप में सीखने की कितना है। दूसरा, आपके ऊपर भी कोई है तो आप किसी के अंडर काम कर सकते हो कि नहीं। हम्म। और कुछ द वे है, कुछ लोग नहीं है कर सकते। तो बहुत कुछ चीजें देखते हैं उसमें, जिससे उनको पता चलता है कि ये हमारी कंपनी में काम कर सकेगा कि नहीं। ये चीज है, ये फॉरेन में बहुत ज्यादा है, इंडिया में अपनी उतनी कंपनीज ने नहीं इम्प्लीमेंट किया है, बट कुछ कंपनीज इम्प्लीमेंट कर रही हैं। बेसिकली दे एनालाइज योर हैंडराइटिंग और दे गेट टू नो आपका थिंकिंग पैटर्न कैसा है। आप बहुत जल्दी ग्रास्प कर सकते हो, एनालाइज करके आप डिसीजन जल्दी ले सकते हो। और अगर आप स्लो थिंकर हो तब भी जब एक बार पकड़ लेते हो कि आप उसको सस्टेन कर सकते हो। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन फ्रॉम योर हैंड राइटिंग यू कैन टेल अबाउट वो उसका नेचर कैसा है, बिहेवियर्स कैसा है, उसका सोचता कैसा है, उसका रिलेशनशिप कैसा है, अपने फ्रेंड्स के थ्रू कैसा रिलेशन है, उसका क्या कहते हैं एरियाज टू इम्प्रूव क्या क्या है, उसके फियर्स क्या हैं, उसके स्ट्रेंथ्स क्या हैं। ऑल्सो यू विल गेट certain red flags जो हैंडराइटिंग में नहीं होनी चाहिए। सो फर्स्ट थिंग इज whenever we give graphography we target the red flags वो निकालने के लिए। सो रेड फ्लैग्स हैं वो हटाने के लिए। सो ये सब चीजें हैं। ओके, सो व्हाट आर द रेड फ्लैग्स ये इन सब हैंडराइटिंग? see, if I explain you that red flags, I can, if I just give the name, you will not understand the name. ओके। The thing is, when you go through what it is, then you will understand it. मैं बोलने को नाम बोल दूंगा लेकिन उसका मतलब नहीं समझ में आएगा। उसका अंग्रेजी मतलब और उसका एक्चुअल मीनिंग इज डिफरेंट। ओके। तो अगर मैं बोलूं सेल्फ एस्टीम, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट दैट, उसमें इतनी चीजें सेल्फ एस्टीम में अगर वो देखने जाए तो देयर लॉट ऑफ थिंग्स। आई जस्ट गिव एग्जांपल, नॉट एबल टू से नो टू पीपल, बट देयर इज आल्सो नॉट एबल टू, कोई अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आए तो वो आप ग्रैब नहीं करते बिकॉज ऑफ लो सेल्फ एस्टीम। राइट। यू होल्ड ऑन टू योर कंफर्ट जोन, दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ लो सेल्फ एस्टीम। और जो लोएस्ट सेल्फ एस्टीम अपना सेल्फ एस्टीम ऊपर करता है तो पीपल स्टार्ट, देयर इज अ नोशन पीपल की वो एरोगेंट हो गया। टेकिंग स्टैंड फॉर योरसेल्फ इज नॉट एन एरोगेंस। राइट। यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ। सो ऐसे ही बहुत से रेड फ्लैग्स हैं, बट द वे, वन थिंग आई कैन से इज, आप द वे यू डू इज, कुछ लोग हैं दे टेक द हंटर्स अप्रोच। आज हमारा आज ही खा लिया, कल का कल देखेंगे। बट द वे टू गो इज फार्मर्स अप्रोच। आज मैंने बोया, 3 महीने उसको किया, फिर जब फल फ्रूट्स आएंगे, ग्रेन्स आएंगे, वो यूज करो। सो आजकल की जनरेशन कहूं या आजकल की लाइफ में लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। मैंने आज ये काम किया, मुझे तुरंत रिजल्ट चाहिए। जितना आप अपने क्या कहते हैं ग्रेटिफिकेशन को रोक सकते हो कि नहीं आएगा, आई गिव टाइम टू दैट, उतना आप सक्सेस ज्यादा पाते हैं।
राइट। सो ये भी दिखता है कि अगर वो आज सिर्फ आज के लिए जी रहे हैं, सो ये एक रेड फ्लैग है अगर कोई सिर्फ आज के लिए जी रहा है। हम्म। और आज ही है, आजकल के इंस्टेंट जनरेशन में तो ग्रेटिफिकेशन। ये काफी देखने में आ रहा है, ये जो आप हंटर्स अप्रोच कह रहे हैं आज की जनरेशन में काफी ज्यादा है। कि पैसे भी आ गए हैं तो बस अभी उड़ा के उनको खत्म करो, कल किसने देखा है। स्पेशली कोविड के बाद काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं लोगों में, जो मैंने नोटिस किया है। हाँ हम बट पैसे में, आपने सिर्फ पैसे का बोला, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ये भी है कि मैंने, लोग पूछते हैं जैसा ग्राफोथेरेपी को भी फास्टेस्ट मोडालिटी है, लेकिन टाइम लगेगा और डिपेंड करता है, हर बंदे को अलग टाइम लगता है क्योंकि उसकी कंडीशनिंग डिफरेंट है। हम्म। जैसे मुझे 3 महीने लगे सेल्फ एस्टीम को हाई करने के लिए, मेरी वाइफ को 10 दिन लगे, हम्म। डिफरेंस था। सो किसी पे बहुत जल्दी असर करता है, किसी को टाइम लेता है। राइट। तो इन जनरल मैं 1 साल से लिख रहा हूँ, कंटिन्यूस 1 ईयर हो गया लिखता हूँ। सो आई अंडरस्टूड, जैसे आप अपना एक्सरसाइज नहीं छोड़ सकते, माइंड एक्सरसाइज को कैसे छोड़ सकते हो। हम्म। So graphotherapy is daily exercise which you have to do it daily for lifelong. राइट। सो व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज ग्राफोथेरेपी इज जस्ट लाइक एक्सरसाइज। जैसे बैलेंसिंग एक्सरसाइज भी हमेशा बोलते हैं कि आपको ओल्ड एज में भी करनी चाहिए, क्योंकि वही ज्यादा वल्नरेबल होते हैं ना हम उस टाइम पे, क्योंकि मसल्स उतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं। वी कैन फॉल समवेयर, स्लिप कर गए तो गिर जाएंगे, इंजरी हो जाएगी। तो लेकिन अगर बैलेंसिंग उस टाइम पे बहुत अच्छी होगी, अगर आपका माइंड बॉडी कनेक्शन उस टाइम पे बहुत अच्छा होगा, यू विल नॉट इंजर योर सेल्फ दैट बैडली। आप अपने आप को बचा लोगे। तो आप जो Exactly. ग्राफोथेरेपी भी बोल रहे हैं, वो तो और भी ज्यादा इजी तरीका हो गया एक्चुअली। आपको बस बैठ के लिखना ही तो है, कहीं जिम नहीं जाना, किसी को नहीं ढूंढना, बस घर पे बैठ के लिखो। और आपको ज्यादा वो भी नहीं है। बाकी चीज, अगर बीमारी आए तो कितना खर्च करोगे आप? एग्जैक्टली। कितना खर्च करोगे? लाख, 2 लाख, 3 लाख लग जाते हैं बड़ी बीमारी के लिए। तो महीने का थोड़ा अमाउंट डाल के अपने आप को करो, क्या कहते हैं, यू कैन डू इट बेटर। अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हो, अपने बिहेवियर्स को बेटर कर सकते हो, और आपको बेनिफिट, अगर आपको बेनिफिट दिखेगा। दूसरा है, हाँ, व्हेन यू सेड ओल्ड एज में ये वीक हो जाना, वो वीक हो जाना इज ऑल बिकॉज वी स्टॉप, जौन सा पार्ट हम यूज नहीं करते वो वीक होने लग जाता है, न्यूरॉन। हम्म। ग्राफोथेरेपी कीप्स, आप लिखते रहते हो, वो पार्ट, एवरी पार्ट ऑफ द माइंड बिकम्स एक्टिव। सो आप जब लिखना शुरू करते थे, वी हैव सीन थिंग्स इन आवर कम्युनिटी वेयर 60 years old, जिसको अल्जाइमर था, इट गॉट रिड्यूस्ड थ्रू ओके। ग्राफोथेरेपी। सो मेनी थिंग्स गॉट हील्ड क्योंकि ग्राफोथेरेपी वर्क्स ऑन योर माइंड, और आपके माइंड को ही पता है कि डिजीज कहाँ है, क्या है। हम्म। और एक चीज है, आपके माइंड इज अ फार्मेसी, ऐसी फार्मेसी है जो, उसको पता है अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, वहां करती है। द थिंग इज वी सप्रेस इट। हम्म। कहीं दर्द होने लगी है, पहला काम करते हैं हम लोग, पेन किलर खा के वो दर्द को, ब्रेन को काम करने ही, अपने माइंड को वो काम करने ही नहीं देते। राइट। अगर छोटा मोटा बुखार भी आता है तो हम पहले ही पैरासीटामोल के उसे सप्रेस कर देते। वही बॉडी फाइट करिए, गिव इट। अगर कोई, जैसे कोई वायरल ना हो, जस्ट छोटा मोटा बुखार है बिकॉज यू डिड मोर एक्सरसाइज और समथिंग, योर बॉडी इज टेलिंग यू टू टेक रेस्ट, इट विल रिकवर ऑन इट्स ओन। हम वो टाइम ही नहीं देना चाहते। ट्रू। और बहुत सी चीजें हैं, अभी बहुत बहुत सा फेमस वर्ड्स आ रहे हैं, साइकोसोमैटिक इश्यूज हो रहे हैं। वो क्या है? पहले दिमाग में आई इश्यू, दिमाग से आई, उसको हील नहीं किया। जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब दिमाग में था, दिमाग से फिर बॉडी में आना शुरू हुआ, तो इसको साइकोसोमैटिक इश्यूज हैं। और ये हम हैंड राइटिंग से बता देते हैं कि आपको साइकोसोमैटिक इश्यू है, विच कैन बी, ये डायबिटीज इज ऑल्सो साइकोसोमैटिक इश्यू। राइट। जो मैंने भी सुना है, आई थिंक जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो डायबिटीज है, छोटी से छोटी बीमारी ले लेते हैं,
सबकी सब साइकोसोमैटिक है, सब हम पहले ब्रेन में क्रिएट करते हैं, उसके बाद वो बॉडी में जनरेट होती हैं। यस। और ये भी हुआ, ये भी एक वन ऑफ, जिस कम्युनिटी में मैं हूँ, इमरान बेग सर की कम्युनिटी में, वन पर्सन सेड ग्राफोथेरेपी करने से मेडिसिन का इफेक्ट बढ़ गया उसको। अच्छा। मेडिसिन से जो रिजल्ट मिल रहे थे अर्लियर और अब में डिफरेंस मिलने लग गया, कि मेडिसिन इज एबल, बॉडी इज एबल टू एक्सट्रैक्ट दैट मेडिसिन एंड गिव बेटर रिजल्ट। दैट्स सो अमेजिंग। बहुत सी चीजें हैं। यूल से इसका कैसे कनेक्शन दिखाओगे? देयर इज अ कनेक्शन, बट देयर इज अ रिसर्च गोइंग ऑन एज वेल। सो लेट द रिसर्च गो ऑन। एंड आपके लिए क्या है, वो कहते हैं जब तक मुझे प्रूफ करके दो कि ये होता है, देयर आर लॉट ऑफ, क्या कहते हैं, टेस्टिमोनियल्स वेयर इट हैज बीन प्रूव्ड। पीपल विथ लॉजिकल माइंड, विथ पीपल विथ दैट, जैसे प्रूव इट एंड शो इट, कि साइंस से, तो इन द साइंस ऑल्सो दे हैव शोड इट, कि हैंड राइटिंग हाउ इट इज रिलेटेड टू योर माइंड एंड हैंड राइटिंग स्ट्रोक्स कैन, हार्वर्ड का पेपर है इसमें वो एक्सप्लेन करते हैं थ्रू अ वीडियो, उसमें क्लियरली बताया है कि कैसे वो माइंड पे अफेक्ट करता है और हाउ इट गेट्स। अब हर बंदे को वी कांट एक्सप्लेन यूजिंग अ हार्वर्ड वो टर्मिनोलॉजी, द न्यूरोप्लास्टिसिटी, द न्यूरो साइंस, समझ में नहीं आएगा। इसलिए बोलते हैं स्टार्ट राइटिंग इट एंड सी द बेनिफिट। राइट। बिकॉज ग्राफोथेरेपी इज हैंड राइटिंग इज अ साइंस। लोग सूडो साइंस बोल के, बहुत जन बोलते हैं इट्स अ सूडो साइंस, बट इट्स अ प्रूव्ड साइंस। द थिंग इज पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट। पहले से आ रहा है, लिख के प्रैक्टिस करो, पढ़ो मत, लिख के प्रैक्टिस करो हमेशा। हमारे पिछली जनरेशन, उसके पिछली जनरेशन एक ही चीज बोलते थे, कुछ भी पढ़ना है लिख के पढ़ो, लिख के पढ़ो। क्यों बोलते थे? द रीजन इज, जब आप लिखते हो ना, वो रजिस्टर जल्दी होता है। आप एक बार लिख लेते हो तो आप नहीं भूलते। आप एक बार जस्ट पढ़ोगे, देर आर चांसेस रजिस्टर नहीं होता। जब आप लिखते हो ना, तो इट गेट्स रजिस्टर्स बेटर। आजकल की जनरेशन क्यों नहीं रिकॉल जल्दी कर पाती? बिकॉज दे पढ़ते हैं। हो गया, एक बार लिखा होता। अब आप देखो, सिंपल चीजें बोलता हूँ, यूल से ये एग्जांपल कैसे हो। आप देखो, अब जो रैंक स्टूडेंट्स जो भी होते थे, व्हाट दे यूज्ड टू डू, पढ़ते और उसके मेन पॉइंट्स लिख लेते। वो क्यों करते थे? बेसिकली लिख लेते कि याद रहेगा। अब वो पॉइंट्स लिखते तो वो याद आता, दैट इज ट्रू। बट वो जब वो लिखते, एटलीस्ट रजिस्टर तो होता। फर्स्ट थिंग इज दैट रजिस्टर्स। सो देर आर मेनी एग्जाम्पल्स विच आई कैन गिव to tell handwriting helps you, but at the time the best thing is you start writing it, implement graphotherapy and see what is the benefit। क्योंकि मैं भी पहले नहीं मानता था, अरे लिखने से क्या होता है, बट जब एक साल में मैंने इतने चेंजेस देखे अपने में, जिसमें ये चेंजेस देख के मुझे चेंज। और टू बी फ्रैंक, जब लिखना स्टार्ट किया था, मुझे नहीं पता था कि टी बार ऊपर क्यों लिखना है। मेरे क्लाइंट को मैंने जैसे वो जिसको वैल्यू फॉर टाइम नहीं था, मैंने ये नहीं बताया था कि ये लिखने से यू विल स्टार्ट कमिंग ऑन टाइम या वो वैल्यूइंग टाइम। नहीं, उसको सिर्फ लिखने को दिया। लिखते लिखते दे रियलाइज दैट नाउ दे आर वैल्यूइंग टाइम। सो कोई बोलता है ना ये प्लेसिबो इफेक्ट है, कि क्या कहते हैं इसको, प्लेसिबो दे रही है, किससे ये होगा तो वो हो जाता है। तो हम ये बोल भी नहीं रहे किससे ये होगा। तो आपने भी जब बोला लेटर से क्या होगा, आई सेड इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच। वी डोंट से दैट कि इससे ये हो जाएगा। सो हाउ कैन अ प्लेसिबो इफेक्ट, प्लेसिबो में क्या करते हैं, इसे खाने से ये हो जाएगा, तो बंदा के दिमाग में जाता है कि इसे खाने से। कहते हैं ग्राफ लिख के देखो, एक्सपीरियंस करके देखो, क्योंकि हमें पता है ये होगा, हमने देखा ये होगा। हम अकेले नहीं, हमने बहुत जनों में देखा है ये हुआ है। हाँ,
कहीं जगह थोड़ा लेट करता है बिकॉज आपकी कंडीशनिंग कैसे हुई है, बचपन में आपकी कंडीशनिंग कहीं कैसे हुई है। सो वी वांटेड, दैट इज व्हाई अभी हम लोग टैप वहां भी करना चाहते हैं कि कंडीशनिंग अगर है तो वहीं टैप हो जाए, वो इश्यू बहुत बड़ा ना बने, जहां है वहीं टैप होके वहीं सुधार सकें हैंड राइटिंग डेवलपमेंट से। सो आप कहते हो टैंजिबल रिजल्ट सर, आप हैंड राइटिंग डिफरेंस देख सकते हो। इंटेंजिबल रिजल्ट सर ये, अगर हम बच्चों को नहीं कहते कि आपका फोकस बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ये ऐसे मत लिखो इससे ये हो जाएगा, टी बार ऊपर, मतलब उनको तो टी बार ऊपर नहीं लिख सकते एट द टॉप, बट 75-80% लिखो, सेल्फ एस्टीम उनको समझ में भी नहीं आएगा, तो उनको लिखने में वैसे लिखना शुरू कर देंगे, दे विल स्टार्ट फीलिंग द चेंजेस। अब देखो 10 साल मुझे लगता है 10 साल वेस्ट कर दिया, अगर ग्राफ होता मुझे पहले होता, मैं पहले ही अपना ठीक कर लेता, तो आई वुड हैव बीन इन अ बेटर पोजीशन। बट इट्स ओके, जब आए देर आए दुरुस्त आए, आपके बच्चों को तो वो मिल सकता है, बिकॉज राइट। आई नो द पेन पॉइंट्स। कोई बताने को नहीं था कैसे डेवलप हैंड राइटिंग को डेवलप कर सकते हैं, कोई सिखाने के लिए नहीं था, खुद प्रैक्टिस किया, कुछ यहाँ गिरे वहां गिरे, गिरते 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 कभी पहुंचते। दूसरी चीज मैंने देखी है बच्चों में जिनकी हैंडराइटिंग इलेजिबल होती है, दे, और टीचर्स बोलती हैं इंप्रूव योर हैंडराइटिंग, कोई बताता नहीं कैसे। व्हाट हैपेंस इज दे स्टार्ट हेटिंग राइटिंग। कितने बच्चों को सुना आई डोंट लाइक राइटिंग, क्यों? दिस टीचर्स पेरेंट्स से राइट 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 नीटली, कैसे लिखें कौन बताएगा? अगर नहीं पता होगा कैसे लिखना है तो दैट, जब मुझे अगर कोई बोले कि ऐसे करो, ये इसको ठीक करो, कोई बताए नहीं कैसे ठीक करो, तो थोड़ी देर में क्या होगा मेरे दिमाग में, जब पता नहीं होगा कंफ्यूजन ज्यादा रहेगा तो क्या करेगा हमारा दिमाग, भाई मुझे लिखना ही नहीं, वी गो इनटू दैट डिनाइल मोड। सो इसलिए इसलिए आई थिंक राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, बिकॉज handwriting development can change. एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच जगप्रीत जी, इतनी इंसाइटफुल आपने चीज़ें बताई आज। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे थे रिसर्च करने के लिए भी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी मैंने पढ़े थे, बट कहीं पर भी इतना डीपली उन्होंने बात नहीं करी है। वहाँ पर बड़ा ही सरफेस लेवल कि आप टी बार पे ये कर दोगे तो ये हो जाएगा, ये कर दोगे तो वो हो जाएगा, उस तरीके से ही बातें सब कर रहे थे। तो उसका लेकिन वो डेप्थ में उसके पीछे रीज़न क्या है, किस तरीके से वो एक हॉलिस्टिक अप्रोच वो लेकर आ रही है, किस तरीके से वो बीमारियों को ठीक कर रही है, वो चीज़ कहीं पे नहीं समझाई गई थी जितना क्लियरली आपने उस चीज़ को पुट अप किया है यहाँ पर। दैट्स रियली अमेजिंग। थैंक यू। और ये चीज़ भी आपने बहुत अच्छी बोली, क्योंकि मेरे मेंटोर भी यही चीज़ बोलते हैं कि फालतू का लॉजिक लगाने का कोई फायदा नहीं है। साइंस करने के लिए साइंटिस्ट लोग बैठे हुए हैं, आपको हर चीज क्यों साइंटिफिकली सोचने की जरूरत है? आप करके देख लो ना, कौन सा पैसे लग रहे हैं? अब तो लिखना ही तो है, एक पेन लगेगा, एक इंक लगेगी पेन की, और एक पेपर लगेगा, और क्या लगेगा? लिख के देख लो, 1 महीना लिख के देख लो, 2 महीना लिख के देख लो, रिजल्ट आपको पता लग ही जाएगा हुआ कि नहीं हुआ। और दूसरा है, कुछ थोड़ा अमाउंट लेते हैं ग्राफोथेरेपी जो देते हैं, क्योंकि वो अपना टाइम भी देते हैं आपको क्या लिखना है कैसे लिखना है। राइट। उतना अमाउंट तो आप दे सकते हो। आप एब्सोल्युटली। उससे उससे ज्यादा अमाउंट आप महीने में आप बाहर जाके खाना, बाहर फिल्म देखना, उससे थोड़ा सा अमाउंट आप अपने ऊपर खर्च कर लो। दैट इज व्हाट आई से, अपने ऊपर काम कर लो। मूवीज मैं नहीं मना करता, देखो, इट्स एंटरटेनमेंट, यू नीड एंटरटेनमेंट। अगर आप कहते हो कि दिस इज मोर, इतना खर्च करना पड़ता है, भाई उससे ज्यादा तो आप वहां खर्च करते हो, थोड़ा सा वहां कट कर लो, अपने उससे भी ऊपर कर लो। उससे भी ज्यादा, बल्कि ये सब तो चलो एंटरटेनमेंट हम कॉन्शियसली कर रहे हैं, लेकिन अनकॉन्शियस लेवल पे हम लोग इतना पैसा खर्च करते हैं क्योंकि कॉन्शियसली अगर हम हैंडराइटिंग इंप्रूव नहीं कर रहे हैं या फिर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही है, हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स में इतना सारा पैसा वहां पर खर्च कर रहे हैं, वो तो कोई देखता ही नहीं है।
एग्जैक्टली दूसरा एक और चीज नहीं देखते इस आपका हेल्थ जब डिटेरियोरेट होती है हैंड राइटिंग से पहले ही पता चल सकता है आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो राइट। you can get it tested and you can get whatever needed done. हम्म। So it doesn't take you much. हाँ, इसीलिए बोलते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। पहले ही Yes, हैंडराइटिंग एनालिसिस करा के देख लो, अगर फ्यूचर में 2 साल बाद कुछ होने वाला है तो उसको पहले ही क्योर कर लो, उसको मतलब बाद में ही क्यों पैसे खर्च करने हैं उसके ऊपर। थैंक यू सो मच जगप्रीत जी, आज आप हमारे पॉडकास्ट पर आए और thank इतनी you. सारी बातें आपने शेयर करी, ग्राफोथेरेपी के बारे में इतना कुछ बताया। एंड आई एम श्योर अगर लोग इसे करना शुरू करेंगे और बच्चों को ये प्रमोट करेंगे ना बच्चों के लिए, तो आई थिंक उनकी जो फ्यूचर लाइफ है दैट इज गोइंग टू बी रियली अमेजिंग। नहीं तो आजकल हम ऐसे ही वरीड रहते हैं, पता नहीं बच्चे सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन अगर हम शुरू से ही ऐसी ऐसी हैबिट्स अगर कल्टीवेट करना शुरू कर देते हैं तो फ्यूचर तो अच्छा ही होगा, मतलब उसके लिए डरने की जरूरत है ही नहीं। Exactly. क्योंकि अब पता चला है अर्लियर तो होता था भाई किस्मत पे है किस्मत होगी तो करेगा किस्मत होगी तो सक्सेस अब पता चलता है वो किस्मत नहीं था बेसिकली इट वाज समवेयर कंडीशनिंग सेम बंदा सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहा है इस कंडीशन ऑफ हिज लाइफ सोसाइटी द पेरेंट्स द एनवायरमेंट अराउंड हिम ये बहुत मैटर करता है वी डोंट थिंक अबाउट दैट आजकल स्टडीज में पता चल रहा है कि देयर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच कंडीशंस देम सो द वर्ड्स वी स्पीक इसलिए अब कहते हैं द वर्ड्स वी स्पीक टू आवरसेल्व्स आल्सो मैटर्स अ लॉट सो राइट। whenever we speak we should speak good for us. राइट। थैंक यू सो मच जगप्रीत जी। एंड Thank you. टू द ऑडियंस, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए। एंड प्लीज़ आप खुद भी लिखना शुरू करिए। फाइंड अ गुड हैंड राइटिंग एनालिस्ट। जगप्रीत जी खुद भी एक हैंड राइटिंग एनालिस्ट हैं, ग्राफोथेरेपिस्ट हैं, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी हैं। और अगर आपको वाइब नहीं मिलती है, देर आर अदर पीपल, यू कैन ज्वाइन देम। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको उन्हीं के साथ ज्वाइन करना है, बट एटलीस्ट स्टार्ट करके देखिए। एंड ये प्रूफ मांगना छोड़ दीजिए कि इसका प्रूफ क्या है, एक बार करके देख ही लीजिए, 2 महीने करके देखिए एंड देन सी व्हाट रिजल्ट्स डू यू फाइंड इन योर सेल्फ ऑल्सो एंड इन योर चिल्ड्रन ऑल्सो। तो फ्रेंड्स, आज हमने समझा कि हैंड राइटिंग सिर्फ एक स्कूल की एक्टिविटी नहीं है, ये बच्चों के ब्रेन, इमोशंस, फोकस और कॉन्फिडेंस शेप करती है। और पेरेंट्स, अगर आप छोटी सी हैंड राइटिंग हैबिट भी चेंज कर दें तो आपके बच्चे की जो लर्निंग स्पीड है, अटेंशन स्पैन है, सेल्फ बिलीफ है, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो सकता है। सो व्हाई नॉट स्टार्ट इट टुडे, फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। And if you liked this conversation, so please share it with as many people as you can. And until next video, keep learning, keep growing, and keep blossoming every day. Thank you so much.